हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा आज आप पढ़ने वाले हो एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स जो हैं वो किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द किसी वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। वो वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, आज उसका फार्मूला देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होते हैं। व्हाट इज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, satellite is an object that revolves around a planet. ओके, तो वो सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल। अब नेचुरल सैटेलाइट्स की एग्जांपल आप मून देख सकते हो जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में काफ़ी सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। ओके, तो ये हो गया सैटेलाइट। तो यानी सैटेलाइट का क्या मतलब होता है? एनीथिंग दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड एन आ प्लैनेट। अच्छा, अब क्या होता है कि प्लैनेट और सैटेलाइट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, प्लैनेट और सैटेलाइट में क्या फ़र्क होता है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो प्लैनेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। अब इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट इज अ बॉडी that is revolving around a star. Revolves around a star. जैसे हमारी ज़मीन है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो ये प्लैनेट होगा। और प्लैनेट की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, कंडीशंस भी होती हैं जो उनको पूरी करनी होती हैं। लेकिन सिंपली अभी आप ये समझ लो कि प्लैनेट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो स्टार के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, और सैटेलाइट वो चीज़ होती है जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये प्लैनेट और सैटेलाइट में फ़र्क होता है। अब बेटा जब आप सैटेलाइट को मिसाल के तौर पर समझो, ये एक प्लैनेट है। ठीक है, हमारी अर्थ ही है। ओके, अगर यहाँ पे आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो वो क्या करेगा? एक एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये और जो अर्थ होती है वो यहाँ पे नहीं होती बल्कि यहाँ फोकस पे होती है। इसको हम कहते हैं फोकाई। तो ये जो सैटेलाइट होगा वो ऐसे एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे सेट इस एलिप्टिकल पाथ में वो ऐसे रिवॉल्व करेगा। ये अगर आप क्या करते हो, ये जो सैटेलाइट है जो आपने लॉन्च किया है उसकी आप स्पीड को बढ़ा देते हो तो वो क्या करेगा? फिर वो इस तरह से सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। ओके, तो उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। ओके, अब अगर आप और ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देते हो, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ा देते हो तो क्या होगा कि फिर वो क्या करेगा? एलिप्टिकल पाथ में ही रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, फिर से एलिप्स बन जाएगा। इस तरह से। ठीक है, अगर कम स्पीड से तो पहले ये छोटा एलिप्टिकल, उसके बाद वो सर्कुलर पाथ और उसके बाद दोबारा से एलिप्टिकल पाथ। अब अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पीड उसकी बढ़ा दोगे, इससे भी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि अब आपका सैटेलाइट जो होगा, यानी अगर आप सैटेलाइट जो है उसकी स्पीड यानी बढ़ा दोगे इन तीनों से भी, यानी ऑलमोस्ट 11.3 किलोमीटर पर सेकंड जब आप कर दोगे
तो इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, स्पीड जब इसकी इतनी हो जाएगी कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा और ऐसे यहाँ से फ्लाई आउट कर जाएगा। और जिस ये वेलोसिटी उसकी क्या कहेगी, एस्केप वेलोसिटी कहेगी, क्योंकि अब वो क्या है कि अर्थ जो है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के असर से बिल्कुल आज़ाद हो गया है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो इसकी फील्ड से निकल जाएगा और ये इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से ये निकलेगा ऑलमोस्ट 11.3 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर वो 11.3 किलोमीटर या इससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये अर्थ के इस सरफेस से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा और यहाँ से पास कर जाएगा, फ्लाई आउट कर जाएगा, और इसी को हम कहते हैं वी स्केप। ठीक है, और इसकी जो शक्ल होती है वो पैराबोला टाइप होती है। ठीक है, पैराबोला कर्व बनाते हुए ये इसकी ग्रेविटेशन फील्ड में से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसको आप 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ लॉन्च करते हो ज़मीन से, तो वो क्या होगी, वो सैटेलाइट जो होगा या कोई वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सैटेलाइट नहीं होगा। क्योंकि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट तो वो होता है ना जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, जो किसी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। अब ये तो रिवॉल्व ही नहीं कर पा रहा, ये तो स्केप कर गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये सैटेलाइट नहीं होगा। सैटेलाइट हमेशा वो होगा जो या इतनी इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी के साथ लॉन्च करो और वो इस तरह से अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा है तो लोअर वेलोसिटी जो है, कम से कम वेलोसिटी जो है उसकी भी लिमिट है और वो होती है ऑलमोस्ट 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इससे भी कम वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हो ना, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोबारा से इस तरह ज़मीन के पे ही फॉल कर जाएगा और वो इस तरह रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी 8 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। इतनी वेलोसिटी होगी तो फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस दायरे में रिवॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कराने के लिए ज़रूरी है कि उसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो, यानी इस लोअर लिमिट से ज़्यादा हो और अपर लिमिट से कम हो, यानी इन दो रेंजेस के दरमियान में जो वेलोसिटीज़ होंगी तो आपका बॉडी जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व कर पाएगा। सही है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अगर सैटेलाइट जो है वो उस आपकी किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो उसका पाथ जो है वो किस तरह का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो इनमें से सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, पैराबोला भी नहीं हो सकता, हाइपरबोला भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कुलर और एलिप्टिकल ये क्लोज्ड पाथ है, तो इस वजह से इस फॉर्म में आपका जो सैटेलाइट है वो आपके प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर सकता है। लेकिन पैराबोला और हाइपरबोला जो होते हैं, पैराबोला कुछ इस तरह से होता है और हाइपरबोला इस तरह से होता है, तो ये क्लोज्ड आपकी शक्लें नहीं है, क्लोज्ड फिगर नहीं है, क्लोज पाथ नहीं है, तो इस वजह से ये वाला पाथ जो है वो आपका सैटेलाइट अटेन नहीं कर सकता। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट करना है फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आप इमेजिन करो कि कोई भी ये प्लैनेट है, ओके, और इसके इर्द गिर्द h हाइट पर यहाँ पर कोई सैटेलाइट जो है वो इस यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो होती है ना वो इजी होती है, और आपकी बुक में भी सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए है, एलिप्टिकल पाथ के लिए नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ सर्कुलर पाथ को ही कंसीडर करेंगे। अब समझो कि इस सैटेलाइट का ज़मीन के सेंटर से फासला ये वाला जो है वो कितना है, r। तो बेटा आर जो होता है ना आपको अक्सर दिया होता है, तो आर आपने यहाँ से ज़मीन के सेंटर से ये सैटेलाइट तक लेना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो या तो आर को रेडियस इसका समझ लेते हैं, ज़मीन का रेडियस समझ लेते हैं, ये भी गलत है, या फिर वो समझते हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसका ज़मीन के सरफेस से फासला, ये भी गलत है। ये इतना इतना जो होता है आर होता है और इतना इतना जो होता है वो एच होता है, हाइट होती है। ठीक है, तो ये आर जो होता है आपके पास किसके इक्वल हो सकता है,
रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है, इसके इक्वल, यानी ये सेंटर से यहाँ तक होता है, ठीक है। अब समझो इसका मैस जो है वो m है, सही है। अब इसका जो मैस है वो है m, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो सैटेलाइट है ना वो रिवॉल्व कर रहा है कहाँ पे, इस अर्थ के इर्द गिर्द। अब रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स कोई ना कोई फोर्स चाहिए होती है, जो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली वीडियो में हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन ही करेंगे बस। इसमें देखो यहाँ पर बॉडी जो है, अगर ये मैस है, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, यही होती है ना, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो क्या होती है, आपको बताया हुआ है न्यूटन साहब ने कि ये फोर्स जो होती है वो इस लाइन, वो लाइन जो इन दोनों को आपस में, दोनों मैसेज को आपस में ज्वाइन करती है, उस लाइन के लॉन्ग लगती है। तो ये आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वही आपको क्या दे रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ खुद से कोई फोर्स नहीं होती, बस कोई और फोर्स होती है डिफरेंट केसेस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट करती है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, Fg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर r स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होता, ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के दरमियान में फासला होता है, ठीक है। और एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इमेजिन करो कि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी जो है उस सर्कल में उसकी v है, तो फिर यहाँ पर ये इसकी आ गई। अब दोनों बराबर हैं तो हम इनको इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ पे मैस m है और ज़मीन का मैस m2 ग्रेटर m है, एंड r स्क्वायर m v स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, ये r इससे गया, तो ये v आपके पास क्या आ गया, g m बाय r इक्वल टू v स्क्वायर। और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका जी m बाय r। अब बेटा ये जो r है ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है। अगर आप इसको कैपिटल R बोल दो, ठीक है, यानी आप इसको ये कैसे लिख सकते हो, जी एम ओवर आर प्लस एच लिख सकते हो, सही है। अब ये तो तब हो गया जब आपका जो सैटेलाइट था वो अर्थ के सेंटर से काफ़ी ऊंचाई पे रिवॉल्व कर रहा था, काफ़ी डिस्टेंस पे था, तब आपके पास था। अगर आपका जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के सरफेस के बहुत पास हो, यानी इतना पास हो कि अगर आप इसके ऊपर बैठो यहाँ पर तो आपको ये सरफेस जो है वो फ्लैट नज़र आए, ठीक है। मैक्सिमम जो सैटेलाइट होते हैं वो इतने ही डिस्प्लेसमेंट पर, ज़मीन से इतने ही हाइट पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसकी ये हाइट जो है वो बहुत छोटी हो जाए तो क्या होगा कि अर्थ का रेडियस पे की जितनी ही हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपका सैटेलाइट जो है वो 100 किलोमीटर भी अबव उड़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, 6500 किलोमीटर हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के सरफेस के पास है, नियर टू अर्थ सरफेस, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपकी हाइट जो है वो ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी ना, तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी।
तो आपके पास r प्लस यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो ये ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो v ऑर्बिटल इज इक्वल टू gm ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आप लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपका सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी करीब रिवॉल्व कर रहा हो। एप्लीकेबल ओनली व्हेन सैटेलाइट इज revolving near to earth surface। ओके, तो इस फार्मूला से ये दोनों जो आपने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, ये तब था जब वो हाइट पर था, ठीक है, और ये तब था जब वो ज़्यादा हाइट पर नहीं था। अब दोनों फार्मूलाज में अगर आप देखो तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाइट है। तो यहाँ पर कहीं भी आपको मास ऑफ सैटेलाइट नज़र नहीं आ रहा, कि नज़र आ रहा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका कोई मसला नहीं है कि आपका सैटेलाइट कितने किलोग्राम का है या कितने मेगा किलोग्राम का है, सिर्फ डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट पर है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ हाइट। तो इसका मतलब है डिपेंड करता है कि हाइट कैसे चेंज हो रही है। जितनी ज़्यादा हाइट चेंज होगी उसी के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हाइट कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हाइट ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सैटेलाइट का वेलोसिटी पे कोई असर नहीं है। तो वेलोसिटी या हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, और अगर आपका जो सैटेलाइट है वो काफ़ी करीब है यहाँ पर, तो आपको पता है कि g इज इक्वल टू होता है, ये ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था वहाँ पर शायद आपने पढ़ा हो, gm बाय आर स्क्वायर। अब अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसको भी अभी आखिर में यानी इसके बाद, इस टॉपिक के बाद ड्राइव करके दिखा दूंगी ये कैसे है। ठीक है, तो ये जी एम बाई आर। अब यहाँ पे जी एम की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, जी आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर जी इज इक्वल टू जी एम। राइट, इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो वी ऑर्बिटल आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी जगह पे क्या आ गया, आर स्क्वायर जी, और नीचे आ गया आर ई। रेडियस ऑफ अर्थ ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बच गई आर जी। तो बेटा ये बात ना एक याद रखना कि ये सिर्फ तब है जब आपका बॉडी जो है, आपका सैटेलाइट ज़मीन के सरफेस के बहुत करीब रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो था वो ETEA MD कैट में भी आया हुआ था 2015 में, कि अगर आपका सैटेलाइट जो है वो अर्थ सरफेस के करीब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को लगाकर आप वैल्यू निकाल सकते हो, और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी आप इसको लिख सकते हो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो आगे आपने छोटा सा टॉपिक देखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा भी है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, एस्केप वेलोसिटी आप पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशन वाले में। ठीक है,
तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? फॉर सैटेलाइट revolving close to earth surface. तो उसके लिए इसका जो सेट होगा वो कितना होगा? वी नॉट इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला आर जी, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट 2 RG, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्लाई आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी अभी आपने इस लेक्चर के शुरू में भी पढ़ा था, वो कितनी होती है? 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इतनी आपको वेलोसिटी चाहिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पर काबू पाने के लिए, इससे फ्लाई आउट होने के लिए, तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। अब इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है? ठीक है, रेशो अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? वी एस्केप बाई वी ऑर्बिटल 2RG ओवर RG। तो ये आपके पास अंडर रूट 2RG और RG ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये वी एस्केप ओवर वी ऑर्बिटल आपके पास आ गया अंडर रूट 2/1। तो रेशो जो है वो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की है ये। अब इनमें से ज़्यादा कौन सी है? ज़्यादा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ कोर्स। कैसे? कि ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए होती है ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए, किसी भी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए, ओके। लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से स्केप वेलोसिटी तो चाहिए होगी, ज़्यादा होगी। अब आप ये भी कह सकते हो, ये भी पूछा जा सकता है कि स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के कितने गुना होती है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स चलो वी स्केप लिख लो इज टू वी ऑर्बिटल, कि वी स्केप जो है वो वी ऑर्बिटल के कितने कितने गुना है। तो आप यहाँ पे लिख लो वी स्केप किसके बराबर होती है? 2RG और साथ में अंडर रूट। अगर आप इसको 2 अलग कर लो, अंडर रूट RG अलग कर लो, तो वी स्केप आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 2 और RG किसके बराबर होता है? वी नॉट के। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये वी ऑर्बिटल जो है वो वी स्केप के 2 अंडर रूट 2 गुना होती है। और यहीं से अगर आपको एक की वैल्यू दी हुई हो तो आप दूसरे की निकाल सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि एक सैटेलाइट है, वो जी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, और उसकी जो वेलोसिटी है वी ऑर्बिटल वो है जी समझ लो 4/8, ठीक है। तो क्या होगा? तो आपसे पूछा गया है कि इसी ऑर्बिटल की आपने वी एस्केप बतानी है, इसी सैटेलाइट की, ठीक है। तो आप कैसे बता सकते हो? देखो वी एस्केप होता है अंडर रूट 2 वी ऑर्बिटल, तो वी स्केप अंडर रूट 2 वी ऑर्बिटल आपके पास कितनी है? 4/8, तो वी स्केप 4 बाहर आ जाएगा, 2 ज़रब 8 स्क्वायर रूट के अंदर 16 और ये आ गया 4 ज़रब 4, तो वी स्केप इसकी कितनी होगी? 16 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेशन पता चल गया ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। आगे आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 5.6, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया टाइम पीरियड, ठीक है। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है? तो उसके लिए हम टाइम पीरियड को पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके फार्मूला को, और उसी के फार्मूला को यूज़ कर लेंगे हम उधर, ठीक है। तो इमेजिन करो कि यहाँ पर आपका ये प्लेनेट है, ओके,
और इसके इर्द गिर्द ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। ठीक है, टी आपने निकालना है तो v इधर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डी बाई वी। अब डिस्टेंस, सेटेलाइट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर वो कितना कर रहा है, सरकमफेरेंस के बराबर। और ये सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है, अगर वो एक पूरा चक्कर लगाता है तो कितनी होती है, 2πr। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने अभी कैलकुलेट किया था, वो कितना था, gm/r²। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल आर लगाना है तो यहाँ पर भी कैपिटल आर लगा लो। अगर यानी दोनों आर जो है वो सेम है, यहाँ पे भी जो आर है वो इतना इतना है और यहाँ पे भी जो आर है वो इतना इतना ही है, इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, देखो ना, अगर ये सैटेलाइट है, ठीक है, वो इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा, इतना होगा ना। और ये नीचे वाला अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का फासला, ये दोनों फासले बराबर ही है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर भी दोनों सेम ही फासले यूज़ करते हैं। ये तब है जब आपका सैटेलाइट जो है वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा फासले पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड का आया था आपके पास 2πr/√gm और r को आप अलग कर लो। सही है, अब ये स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये इसको भी, ये स्मॉलर आर है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2πr/√gm और साथ में √r। सही है, ये 1/2 है, तो आप जब इनको एडअप करोगे तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये r जो है 1/2 और ये r है 1, तो जब हम इनको करेंगे इनकी पावर्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो r इज इक्वल टू 1/2 + 1 और ये आपके पास आ गया 3/2। तो यहाँ पर ये r जो है वो 3/2 हो सकता है, 2πr 3/2 और नीचे आ गया √gm। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। ठीक है, और ये तब है जब आपका प्लेनेट जो है वो सैटेलाइट से काफ़ी दूर है, सैटेलाइट प्लेनेट से काफ़ी हाइट पर है। अगर आपके प्लेनेट और हाइट जो है सैटेलाइट की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2πr रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और यहाँ पर भी gm और यहाँ पे आ गया r। ठीक है, ये ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, 2πre रेडियस ऑफ अर्थ gm ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपने पीछे पढ़ा कि आपका g जो होता है वो बराबर होता है gm ओवर r² के, तो ये gr² इधर लग जाएगा, तो t आपके पास हो गया 2π रेडियस ऑफ अर्थ √gr²/r। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2π रेडियस ऑफ अर्थ ओवर g रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये भी उल्टा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 2π, ये ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फाइनल फार्मूला आपके पास आ गया RE/G। ठीक है, फॉर सैटेलाइट revolving near center, sorry, surface of earth। ओके, अगर इसी फार्मूला से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सपोज करो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे सैटेलाइट था, जब अर्थ के करीब था तो उसका टाइम पीरियड था t। सही है, तो अब आपने क्या किया कि उठाकर इसको, जब इसको उठाकर आपने यहाँ पर रख दिया और यहाँ तक का फासला हो गया आपके पास 4r, यानी 4 अर्थ ऑफ रेडियस के बराबर आ गया। तो आपने t प्राइम फाइंड करना है, तो क्या होगा, अब देखो जब क्लोज था तब आपके पास कितना होता है 2π r/g,
इतना ही हो गया ना। अब उसने क्या किया है कि टाइम आर से बढ़ाकर 4r कर दिया है, तो टी प्राइम आपके पास कितना हो जाएगा 2 पाई 4r/g। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई, ये वाला 2 बाहर निकल आएगा और अंदर बच गया r/g, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है ना, ये तो तब्दील ही नहीं होंगी। तो r प्राइम यानी सेकेंड टाइम पीरियड आपके पास पहले के मुकाबले में यहाँ पर t आ जाएगा, तो ये डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको 4 टाइम्स ऊपर लेके जाओगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, यानी पहले के मुकाबले में वो अपना अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में डबल टाइम लगाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप 9re तक ले जाते हो, ठीक है, यानी अब आप यहाँ पर ले गए और यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट था ज़मीन के सेंटर से वो 9r हो गया, तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो 3t हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब पहले के मुकाबले में वो टाइम को कंप्लीट कराने अपना चक्कर पूरा करने में 3 गुना टाइम लगाएगा। ठीक है, अगर 16 गुना ले जाओ तो वो पहले के मुकाबले में 4 गुना टाइम लगाएगा। अगर आप उसका यानी बढ़ाते जाओगे तो स्क्वायर रूट टाइम्स यानी चार अर्थ रेडियस तक लेके जाओगे तो वो 2 गुना लगाएगा, 9 अर्थ रेडियस तक ले गए तो 3 गुना लगाएगा, 4 अर्थ रेडियस तक उठाकर उसको ऊपर ले गए तो उस पर जो टाइम लगाएगा वो पहले के मुकाबले में 4 गुना लगाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि जो सैटेलाइट ज़मीन के करीब ही है, ठीक है, वो कितने टाइम में अपना उसका टाइम पीरियड कितना है, यानी वो एक चक्कर जो है वो कितने टाइम्स में कंप्लीट करता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से। क्या है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ ओवर g। तो ये सारा कुछ तो कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 2 पाई अंडर रूट रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, और जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जब आप इसको सारा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 84.6 मिनट आएगा। सही है, यानी कितना आएगा ऑलमोस्ट 1 और 24 मिनट्स, 24 ही बनते हैं ना, हाँ 24 मिनट्स एंड ऑलमोस्ट 6 सेकेंड। ठीक है, ये सेकंड आप कैलकुलेट कर लेना, तो यानी इतना टाइम लगाएगा, यानी अगर अर्थ के सरफेस के वो पास ही है तो वहाँ पर उसका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में वो 1 घंटा 24 मिनट लगाएगा। और ये मुझे अब याद नहीं आ रहा, ये MD कैट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वो कितना टाइम लगाएगा। अब जो ETEA 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो पूछ रहे हैं जी ऑर्बिटल वेलोसिटी v है आपकी, तो पूछते हैं कि जी सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v। ठीक है, यानी ये प्लैनेट है, ये ऑर्बिटल, ये सैटेलाइट है और ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब वो कहते हैं वेलोसिटी v है आपकी, ठीक है, और जो रेडियस है ऑर्बिट का यहाँ से यहाँ तक वो है r। तो अब वो आपसे पूछते हैं कि इस v और r के दरमियान में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जी इसके ऑप्शन, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, या v स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के, या v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, तो पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि v का फार्मूला क्या है। फार्मूला होता है जी Gm/r। सही है, तो यहाँ पर या तो यहाँ पे बनता है स्क्वायर रूट बाय r, यहाँ पे तो वो फार्मूला ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको v स्क्वायर वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे तो ये v स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन ये है जी, कहते हैं कि ग्रेविटेशनल जब आपने ग्राउंड स्टेट पर रखा, ऑन ग्राउंड स्टेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सैटेलाइट पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट इज W।
ठीक है, W लग रही है। अब वो कहते हैं कि आपने क्या किया, सैटेलाइट को उठाकर ऐसी जगह ले गए जहाँ पर रेडियस जो है वो यानी अर्थ रेडियस 2/50 है। अब आपने ले गए हो ऐसी हाइट पर जहाँ पर R/50 हो गया है। तो अब आपने वहाँ पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। वो क्या होगी, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर तो वो अर्थ पे है तो फिर उसकी जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, Gm mass ऑफ अर्थ ओवर R², ठीक है, ये F1 बोल दो चलो। लेकिन अब आपने क्या किया है, अब आप उठा के उसको ले गए हो हाइट पे, तो फोर्स जो होती है वो आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हो ना। तो अब क्या हो गया, R प्लस ये इतना इतना R और यहाँ से तक कितना हो गया, R/50। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा, R+R+50 ना, मैस ऑफ अर्थ ओवर R+H, ठीक है। अब R+H है तो यहाँ पे H हाइट कितनी है, R/50, तो वो लगा दो, स्क्वायर भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया Gm मैस ऑफ अर्थ, ये आ गया आपके पास 51/50, साथ में R², सही है। तो F2 आपके पास कितना आ गया, G मैस ऑफ अर्थ मैस R² और साथ में ये उल्टा हो जाएगा 50/51, इसकी जगह पे क्या आ गया, F2। और ये आ जाएगा आपके पास 0.96। अब उन्होंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है F1 के वो W के इक्वल है, तो F1 की जगह पे क्या आ जाएगा, W। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशन वो 0.96 होगी, ठीक है। ये भी MD CAT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो होप सो कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा जितना आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।